नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसका इतिहास और भूगोल दुनिया को आश्चर्यचकित करता है, ईरान। यह देश, जिसे पहले पारस के नाम से जाना जाता था, अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति और अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। ईरान उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में तुर्की और आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पश्चिम में इराक शामिल है। क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश बनाता है। राजधानी तेहरान, जो देश का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र है। ईरान का भूगोल विविधताओं से भरा है। यहां आपको ऊंचे पर्वत, विशाल रेगिस्तान, उपजाऊ मैदान और समुद्री तट सब मिलेंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला झाग्रोस पर्वत है, जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में फैली है। यह इराक की सीमा से लेकर फारस की खाड़ी तक जाती है। एल्बुर्ज पर्वत उत्तरी ईरान में कैस्पियन सागर के समानांतर फैला है। इसका उच्चतम शिखर माउंट दमावंद 5610 मीटर ऊंचा है, जो ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। ईरान का अधिकांश हिस्सा एक ऊंचे पठार पर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। इसे ईरानी पठार कहा जाता है। अब बात करें रेगिस्तानों की, तो दश्त-ए-कावीर ईरान का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है, जो मध्य ईरान में फैला है। वहीं दश्त-ए-लूत दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जहां तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। कैस्पियन सागर के किनारे उपजाऊ मैदान हैं, जो चावल और चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में फारस की खाड़ी का तट तेल और गैस के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान की जलवायु विविध है। उत्तरी क्षेत्र, खासकर कैस्पियन सागर के पास, उप उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहां बारिश अधिक होती है। मध्य और पूर्वी क्षेत्र में शुष्क और मरुस्थलीय जलवायु मिलती है, जहां गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां ठंडी होती हैं। दक्षिणी तट पर मौसम गर्म और आर्द्र रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी सर्दियां और हल्की गर्मियां देखने को मिलती हैं। ईरान में वैसे तो ज्यादा बड़ी नदियां नहीं हैं, लेकिन कारुन नदी सबसे बड़ी मानी जाती है, जो झाग्रोस पर्वत से निकलकर फारस की खाड़ी में जा मिलती है। अब अगर झीलों की बात करें, तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है और ये ईरान की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में उर्मिया झील एक नमकीन झील है, जो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण धीरे धीरे सिकुड़ रही है। ईरान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में गिने जाते हैं। इसके अलावा कोयला, लोहा, तांबा और जस्ता जैसे खनिज भी यहाँ मिलते हैं। कृषि की बात करें तो गेहूं, चावल, अनार, अंगूर, खजूर और पिस्ता जैसी फसलें यहां उगाई जाती हैं, और पिस्ता तो ईरान का प्रमुख निर्यातक उत्पाद है। ईरान का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ प्रमुख कालों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन काल। एलमाइट सभ्यता, जो 2700 से 539 ईसा पूर्व तक रही, ईरान की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी और दक्षिण पश्चिमी ईरान में फली फूली। उसके बाद मीडियन साम्राज्य आता है, जो 668 से 550 ईसा पूर्व तक रहा, और मीडियन लोग पहले संगठित साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर आता है अकेमेनिड साम्राज्य, जो 550 से 330 ईसा पूर्व तक फैला रहा। यह ईरान का स्वर्ण युग था, जिसमें साइरस महान और दारा प्रथम जैसे शासकों ने इसे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। पर्सेपोलिस, इस युग की राजधानी, आज भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मौजूद है। बाद में सिकंदर महान ने अकेमेनिड साम्राज्य को जीत लिया, लेकिन फिर भी ईरानी संस्कृति ने विजेताओं को गहराई से प्रभावित किया। खैर, चलिए अब हम मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। पार्थियन और सासानी साम्राज्य, जो 247 ईसा पूर्व से 651 ईस्वी तक रहे, रोम के साथ प्रतिद्वंद्वी थे। सासानी काल में जोरोआस्ट्रियन धर्म ईरान का मुख्य धर्म था। फिर 651 ईस्वी में इस्लामी विजय हुई, जब अरबों ने ईरान पर कब्जा कर लिया और इस्लाम को मुख्य धर्म बनाया। इसके बाद ईरान में फारसी भाषा और संस्कृति ने इस्लामी रंग लिया। सफाविद वंश, जो 1501 से 1736 तक था, ने शिया इस्लाम को ईरान का आधिकारिक धर्म बनाया।
जो आज भी देश की पहचान है। अब हम आधुनिक काल की बात करते हैं। काजिर और पहलवी वंश के दौरान 19वीं और 20वीं सदी में ईरान ने पश्चिमी प्रभावों का सामना किया। 1925 में रजा शाह पहलवी ने आधुनिकीकरण शुरू किया। फिर 1969 में इस्लामी क्रांति हुई, जब आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हुआ और ईरान इस्लामी गणतंत्र बना। आज का ईरान यह एक क्षेत्रीय शक्ति है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ईरान की जनसंख्या अनुमान के मुताबिक 2025 तक लगभग 8 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। यहाँ के जातीय समूहों में सबसे बड़ा फारसी समुदाय है, जो कि 61% है, और इसके अलावा अजेरी, कुर्द, लूर, बलूच जैसे अन्य समूह भी हैं। ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी या फारसी है। इसके अलावा अजेरी, कुर्दी और अरबी जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगर धर्म की बात करें तो यहाँ 90 से 95% लोग शिया मुस्लिम हैं और 5 से 10% सुन्नी और अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जोरोएस्ट्रियन, ईसाई और यहूदी। ईरान की संस्कृति भी कमाल की है। यहाँ की कविता जैसे रूमी और हाफिज की रचनाएं, वास्तुकला जैसे इस्फहान की मस्जिदें और त्योहार खासकर नवरोज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अगर हम ईरान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ के मुख्य उद्योगों में तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा और कालीन बुनाई शामिल है। कृषि क्षेत्र में पिस्ता, केसर, अनार और गेहूं जैसी उपज बहुत अहम मानी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से भी ईरान काफी आकर्षक है। परसेपोलिस, इस्फहान, शिराज और यज़्द जैसे शहर हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरणीय और भौगोलिक चुनौतियों की। ईरान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है, खासकर उर्मिया झील के सिकुड़ने और पानी की कमी के कारण। यह इलाका भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ भूकंप आम है। इसके अलावा तेहरान जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कुल मिलाकर ईरान एक ऐसा देश है जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ का भूगोल, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पर्वत हों, रेगिस्तान हों या फिर कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी तक फैला इलाका, इसे सचमुच अद्वितीय बनाता है। इसकी सभ्यता ने कला, साहित्य और विज्ञान में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो फिर चाहे आप इतिहास के प्रेमी हों या प्रकृति के, ईरान में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ईरान की यह यात्रा? अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।